नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम प्राणधारा कहानी का विश्लेषण करेंगे। अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार बेर्ट्रांड रसेल ने कहा है, संपत्ति की असमानता ने भूख के बगैर प्रचुर भोजन और भोजन के बगैर भूख की विडंबना की सृष्टि की है। इस उक्ति को समाज के अन्य संसाधनों पर लागू करके कह सकते हैं कि इन संसाधनों पर थोड़े से लोगों ने अधिकार कर लिया है और दूसरे लोगों को उनसे वंचित कर दिया है। समस्त प्राणियों के जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं तीन हैं: हवा, पानी और आहार। प्राणधारा कहानी पानी के असम वितरण की समस्या को लेकर लिखी गई कहानी है। यहाँ पानी को हम समस्त सामाजिक संसाधनों का प्रतिनिधि मानकर आहार, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि अनेक वस्तुओं की असम वितरण की समस्या पर विचार कर सकते हैं। कहने को कहा जाता है कि जल के बिना मछली तड़पती है, लेकिन संसार में शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जो जल के बिना न तड़पता हो। जल को जो जीवन कहा गया है, उसकी सार्थकता को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पानी ही सारी सभ्यता और सौभाग्य का स्रोत है। जहाँ पानी नहीं होता या कम होता है, वहाँ सभ्यता का विकास नहीं होता, लोग संपन्न नहीं होते। उन लोगों की सारी बुद्धि, सारा समय और श्रम अपने लिए और अपने पशुओं के लिए पानी जुटाने में ही लग जाते हैं। जीवन के उन्नत प्रयासों और उपलब्धियों की ओर ध्यान देने का उन लोगों के पास न समय होता है, न ऊर्जा ही होती है। रेगिस्तान में रहने वालों का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे रेगिस्तान बनते भी पानी या वर्षा के अभाव में ही है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 97% या उससे अधिक समुद्र का पानी है, जो प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। 2 से अधिक प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में है। बचे 1% से भी कम पानी ही प्राणियों के काम आ सकता है, यानी पेयजल केवल इतना ही है। अब उस पेयजल का संकट बहुत बढ़ गया है। आबादी के बढ़ने और अन्य वास्तविकताओं के कारण उसका उपयोग बहुत बढ़ जाने से एक ओर वह अपर्याप्त हो गया है, तो दूसरी ओर वह प्रदूषित भी बहुत हो गया है। इस कारण भविष्यविद यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत में अनेक राज्य नदियों के पानी को लेकर अनेक विवादों में जकड़े हुए हैं और उनके विवाद न्यायालयों में विचार अर्थ प्रस्तुत हुए हैं। पानी की समस्या नहीं सुलझी तो देश आर्थिक विपन्नता के गर्त में आएगा और लोगों में पारस्परिक वैमनस्य बढ़ेगा। देश में ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पाताल की सुरंगों जैसे कुओं से पानी खींचना पड़ता है या दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां के लड़कों के साथ लड़की के माता पिता अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते। कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनकी लड़की दूर दूर से पानी ढोकर लाने में ही ज़िंदगी गुजारे। इसलिए ऐसे इलाकों के लड़कों की शादी मुश्किल से ही हो पाती है। ऐसे इलाकों में पानी की बचत करने के लिए लोगों को अनेक उपाय करने पड़ते हैं, जैसे बच्चे को किसी टब जैसे बड़े बर्तन में नहलाकर वही पानी पशुओं को पिलाना आदि। देश में ऐसी भी जगहें हैं जहां के लोग सुरक्षित पेयजल के अभाव में तालाब आदि का दूषित जल पीकर अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार होते जाते हैं। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो अपनी रोज की आवश्यकताओं के लिए न्यूनतम मात्रा में भी पानी नहीं पा सकता।
दिन में 1-1.5 घंटे के लिए खोल दिए जाने वाले किसी सार्वजनिक नलके से उस थोड़े से समय में उन सभी लोगों को पानी भर लेना होता है। इस संघर्षमय प्रयास में लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और अंत में गालियों, श्रापों, कसमों और प्रतिज्ञाओं का घमासान शुरू हो जाता है। किसी किसी दिन तो ट्रक आ जाते हैं, पुलिस उतरती है, जेल और बेल से आगे बढ़कर कहानी अदालत तक पहुंच जाती है। इससे पारस्परिक विद्वेष फैलता है और उन लोगों का जीवन यातनामय हो जाता है। पानी को लेकर उन लोगों की अनेक करूण कहानियाँ होती है और उनको सुन सुनकर लोगों के दिल पत्थर हो गए हैं। वैसे सुनने वाला भी कोई नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो बंगलों में रहते हैं। उनके बंगलों के बगीचे खूब हरे भरे रहते हैं। बगीचे में लगे नल में से जितनी देर तक लाइन खुली रहती है उतनी देर तक पानी बहता ही रहता है। नीचे की टंकी में पानी भरकर पंप से ऊपर की टंकी में पानी चढ़ाते हैं। म्युनिसिपैलिटी वाले इन बंगले वालों के नल बंद नहीं करते। लोग 3-3 दफ़ा नहाते हैं, 4-5 बार हाथ मुंह धोते हैं। 4 प्याले भी धोने को हो तो आधे घंटे तक धार छोड़ते हैं। बाथरूम जब भी जाते घंटों पानी बहाते हैं। फर्श धोने में, अपनी गाड़ियाँ धोने में जितने पानी का अपव्यय करते हैं उसका कोई हिसाब नहीं। इतना होने पर भी इन साधन संपन्न लोगों में अत्यंत कठिन जीवन जीने वाले उन अभावग्रस्त लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती। उन लोगों के लिए वे कुछ भी नहीं करना चाहते। बगीचे में, बाथरूम में और अन्यत्र पानी बहा देंगे पर झोपड़ वालों को पानी नहीं देना चाहते। दया, ममता या सामाजिक न्याय की भावना उनमें नहीं होती। इस वर्ग के लोग आवश्यकता पड़ने पर निर्धन लोगों को अपने प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने में भी नहीं चूकते। प्राणधारा कहानी के राव साहब ने सस्ती ज़मीन खरीदकर जहां अपना बंगला बनवाया था वहां शुरू में बिजली या पानी की सुविधा नहीं थी। आसपास के झोपड़ों वालों को इकट्ठा करके उन्होंने एक पक्के महजरनामे पर वहां के तीनों बस्तियों के लोगों से दस्तखत या अंगूठे के निशान लिए थे और उपभोक्ताओं के रूप में उन सब को दिखाने के बाद म्युनिसिपैलिटी पर दबाव बनाकर अपना ज़मीन और अपने बंगले के लिए पानी और बिजली की सुविधा प्राप्त कर ली थी। इन सुविधाओं के मिलने के बाद उनकी ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ गई थी और वे खूब संपन्न हो गए थे। जिन लोगों की सुविधा की बात कहकर उन्होंने अपने लिए पानी और बिजली की सुविधा करवा ली थी, उन झोपड़ों वालों को भी वह सुविधा उपलब्ध हो इसकी चिंता उनको नहीं है। इसी को कहते हैं नदी पार करने के बाद नाव जला देना। कहानी में सार्वजनिक नल से पानी भर लेने की आशा छोड़कर अम्मा जी, सत्यवती और तविटम्मा कलसा भर पानी मांगने राव साहब के बंगले पर पहुंचती है तो वहां शेरों जैसे आदमकद कुत्ते भयंकर रूप से भौंकते हुए उनकी तरफ उछल पड़ते हैं। आमतौर पर यही होता है। किसी बड़े आदमी की डोरी पर जाओ तो घर वालों से पहले उनके कुत्ते ही अगुवानी करते हैं। फिर एक अच्छा खासा नाटक शुरू होता है। अम्मा जी और अपने भाई के प्रणय प्रसंग की कल्पना करके राव साहब की सुकुमारी बेटी अम्मा जी की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखती है और पूछते हुए कि पानी के लिए आई हो मजाक करती है, जैसे अम्मा जी पानी के लिए नहीं अपने प्रेमी से मिलने आई हो। इसके बाद घर के सब बच्चे उन लड़कियों को देखकर खूब हंसने लगते हैं। अम्मा जी उन लोगों के इस तरह हंसने का कारण समझ लेती है
लेकिन बेचारी कुछ नहीं कह पाती, बर्दाश्त कर जाती है। गरीब का गुस्सा अनर्थ कर जो होता है, कैसी निर्दयता है। अम्मा जी उस बढ़ई की बेटी है जिसने बंगला बनते समय बहुत दिनों तक उसमें काम किया था और एक दिन अपनी बेटी को दिखाकर राव साहब से विनती की थी कि यह लड़की जब भी पानी के लिए आए वे एक कलसा भर लेने दे, और राव साहब ने उसके लिए हामी भी भरी थी। लेकिन व्यवहार में बेचारी अम्मा जी की उपेक्षा होती है, उसके साथ उपहास होता है। वे कभी चलो भर लो कहते तो कभी कहते अब नहीं बाद में आना। कभी कोई कहता भर लो तो कोई मना कर देता। इस तरह अम्मा जी से खिलवाड़ कर वे अपना मनोरंजन करते। बिल्ली के लिए खिलवाड़ और चूहे के लिए प्राण संकट वाली बात हो जाती, लेकिन लाचारी गरीब आदमी से क्या नहीं कराती। लाचार होकर ही अम्मा जी सत्यवती और तविटम्मा के साथ राव साहब के बंगले पर गई थी और वहाँ वही हुआ जो हमेशा होता आया है। लेकिन जाए तो जाए कहाँ, कहीं भी जाओ आधे मील से कम नहीं था, और वहाँ भी पानी मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं था। इन बंगले वालों के पास पानी न देने के बहुत बहाने होते हैं। वृद्धा कहती है आज दया दिखाकर पानी दे दो तो ये कल भी हमारे ही घर पर आ धमकेगी। एक को दे दो तो 100 को देना पड़ेगा। बाद में बुरा बनने से तो शुरू में बुरा बनना ज़्यादा अच्छा है। और उन लोगों पर कुत्ते छोड़ने की धमकी देती है। इतने में सड़क का नल बंद होने पर खाली कलशे लिए दूसरी स्त्रियां भी पानी के संधान में वहां पहुंच जाती है। भीड़ बढ़ती है, रार बढ़ता है, और उस भीड़ में से अप्पा यम्मा नाम की स्त्री दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करते हुए अपनी व्यवहार कुशलता और वाक चतुरी से अपने लिए और अपने साथ की स्त्रियों के लिए पानी ले लेने की अनुमति पा लेती है। इस प्रकार बहुत देर बाद उस दिन के लिए समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन यह सब कब तक चलता रहेगा। ऐसी असहाय स्थिति में भी ये दबे कुचले लोग अपने आक्रोश और संघर्षशीलता का प्रदर्शन करते हैं और अपने कार्य को साधने का कौशल भी रखते हैं। यह बात इस कहानी में लेखक ने स्पष्टतः दिखाई है। जहाँ सत्यवती इस वर्ग के आक्रोश और आक्रामक प्रवृत्ति को दर्शाती है, वहीं अप्पा यम्मा इस वर्ग के कार्य कौशल को प्रकट करती है। वृद्धा द्वारा कुत्ते छोड़ने की धमकी दिए जाने पर सत्यवती में भय के बदले आक्रोश जागता है। जोश के साथ आगे बढ़कर वह कहती है, सड़क पर खड़े लोगों को कुत्ते से कैसे कटवाओगी, यह मैं भी देखती हूँ। बाद में वह मन में कहती है, पानी तो मिलने से रहा, अब कम से कम रार ही क्यों न बढ़ाऊं। और दूर से ही आ रही अपनी साथिनों को पुकार पुकार कर कहती है, अरे आओ तू भी, ये लोग हम पर कुत्ते छोड़ रहे हैं। फिर माली को चुनौती देते हुए कहती है, अरे ओ बुढ़े, अगर तू मर्द है तो आज कुत्तों से हमें कटवा। तेरे घर में आए हैं या तेरे दरवाजे पर आए हैं, हम किस बात के लिए कटवाएगा बता ना तू। जब वृद्धा कहती है कि उसका बेटा घर पर होता तो उन लोगों की खबर लेता, तो वह कहती है, क्यों, तुम्हारा बेटा होता तो क्या करता, हाथ पैर बांधकर जेल में डलवाता, यही ना। अब यह काम तुम ही करवा डालो ना, और झूठ झूठ का मुकदमा भी चला देना। दुनिया भर का पानी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही पूरा नहीं पड़ता, म्युनिसिपैलिटी वाले कहाँ से ला कर देंगे। सत्यवती का यह विद्रोही स्वर केवल इसी कारण नहीं कि वह शहर में पली है, यह उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता भी है, क्योंकि अम्मा जी भी शहर में ही पली है और वह ऐसा आक्रोश व्यक्त नहीं करती, सब कुछ देखती जाती है और ऊपर से कुछ नहीं कहती।
लेकिन सामान्य रूप से शांत और दबी दबी रहने वाली अम्मा जी के मन में भी आक्रोश है। इस बात का पता तब लगता है जब उसे देखकर राव साहब के बच्चे देर तक हंसते हुए लोटपोट होते रहते हैं और सत्यवती उन लोगों के इतना हंसने का कारण पूछती है। वह ऊपर से कुछ नहीं कहती पर मन में ही यह जरूर कहती है, तीनों जून जेवनार पैरों के पास आ जाए और करने कोई काम न हो तो बखत कटेगा कैसा। यही कारण है। अपनी आक्रामकता से जहां सत्यवती अपने शत्रु पक्ष को आतंकित और दुर्बल बना देती है, वही अधेड़ उम्र की अप्पा यम्मा अपने व्यवहार द्वारा वृद्धा का विश्वास प्राप्त कर लेती है और मौके का लाभ उठाकर मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों में संधि करवाने वाली या विवाद में सुनवाई करके फैसला सुनाने वाले जज का दर्जा हथियाकर फैसले के अंदाज में वृद्धा से पूछती है, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो माई। अप्पा यम्मा का स्वर सुनकर वृद्धा को लगने लगता है कि उसकी पक्षधरता में बदलाव आ गया है। फिर अप्पा यम्मा अंतिम चेतावनी सी देती हुई पूछती है, पानी देना है या नहीं, यह बताओ। अप्पा यम्मा का स्वर बदला हुआ लगा तो वृद्धा दुविधा में पड़ जाती है और संधि का प्रस्ताव सी रखती हुई पीछे से वृद्धा की पोती कहती है, तुम लोग इतना ऐंठ कर बात करोगी तो नहीं देंगे, अच्छे तरीके से बात करोगी तो सोचेंगे। इस पर वृद्धा और उसके घर के लोगों के अहंकार की तुष्टि करने और उनमें सहानुभूति जगाकर विवाद को अपने पक्ष में कर लेने के लिए अप्पा यम्मा दीनता का प्रदर्शन करती हुई कारुधिक स्वर में कहती है, ऐठ ऐठ मैया मेरी, हमारे पास है ही क्या जिससे आपके सामने ऐठ दिखाए। शकल को लेकर ऐंठे या सूरत को लेकर ऐंठे, या हमारे पास ज़मीन जायदाद पैसा कपड़ा आप लोगों से ज़्यादा है इसलिए ऐंठे। क्या देखकर आप लोगों के सामने हम ऐंठेगी बताओ। ये छोकरियाँ कुछ जानती नहीं इसलिए बरबर कर रही है। अप्पा यम्मा की नम्रता, दीनता और कौशल का असर हुआ और वृद्धा का मन भी शांत हुआ। वह पानी लेने की अनुमति दे देती है। अनुमति मिलना था कि अप्पा यम्मा फाटक खोलकर अंदर ऐसे घुसती है जैसे अपने ही घर में घुस रही हो। इतना ही नहीं, आओ भाई आओ कहकर बाकी सबको बुलाती है और संकोच में अपनी जगह खड़ी अम्मा जी और सत्यवती की ओर देखकर छिपाकर आंख भी दबाती है। फिर पानी का महत्व और उसकी पवित्रता सबको समझाती हुई सी कहती है, आओ लड़कियों तुम भी आओ, गंगा है, जीने के लिए सबसे पहले गंगा चाहिए, उसके बाद ही अरना अकरना सब, पहले पानी भर लो। इन शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों को कदम कदम पर अपने आत्मसम्मान को दबाना पड़ता है और अनेक अपमानजनक परिस्थितियों से समझौता करके चलना पड़ता है। प्राणधारा कहानी में अप्पा यम्मा वृद्धा से पानी भर लेने की अनुमति जब पा लेती है और दूसरी महिलाएं पानी भरने आगे बढ़ती है, तब तविटम्मा और अम्मा जी भी हिली। तविटम्मा बड़ी मायूसी से कहती है, इस धूप में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 घड़े पानी तो चाहिए ही चाहिए। जाने अभी कितने दरवाजे चढ़ने होंगे और कितने लोगों से छी छी सुननी पड़ेगी, कितने झमेले हैं। जब वह सत्यवती से यह पूछती है कि हर बरस ही पानी की ऐसी समस्या रहती है या इसी बरस ऐसा है, तो सत्यवती जवाब देती है, जब से पैदा हुई हूँ असल में इस बस्ती से लगा शनिचर ही ऐसा है। कहानी का अंत भी इसी विवशता की दुखद स्थिति की ओर स्पष्ट संकेत दे रहा है। चीढ़े या झिड़के या कुत्तों और पुलिस को दिखाकर डराए, धनहीनों का धनवानों की डोढ़ी पर जाकर मिन्नतें किए बगैर, उन लोगों को सताए बगैर काम नहीं चलता। अगले दिन यह कहानी एक बार फिर शुरू होती है। वे लोग गेट खोलेंगे नहीं और ये लोग गेट छोड़ेगी नहीं।
इस प्रकार यह कहानी होता है समाप्त। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।